हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है अपना इस एमसी साइंस की क्लास में। आज हम चैप्टर नंबर 2 अम्ल, सारक और लवण के सारे जो प्रश्न उत्तर है उनका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए, जो भी पार्ट के बीच में प्रश्न है या फिर पार्ट के साइड में पीछे वाले जो प्रश्न है उन सभी का हम रिवीजन करेंगे और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, मैं चाहूंगा आप इसको पूरा कंप्लीट देखें और अपना एक पेन और कॉपी अपने हाथ में रखें ताकि साथ साथ में आप इनको भी नोट करते जाएं। बहुत शॉर्ट एंड सटीक आंसर देने का प्रयास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पार्ट शुरू होता है पेज नंबर 19 से। अम्ल, सारक तथा लवण इस पार्ट का नाम है। हम देखते हैं कि जब 9th क्लास में एक चैप्टर आया था अम्ल, सारक और लवण का, तो उसमें हमने देखा था कि अम्ल किसे कहते हैं, सार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। हमने कहा था जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो सार है, और जो उदासीन होते हैं यानी अम्ल और सार की अभिक्रिया द्वारा बनते हैं वो लवण होते हैं। लवण उदासीन भी हो सकते हैं, अम्लीय भी हो सकते हैं और सारी भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अम्ल, सार और लवण के बारे में बहुत कुछ पहले ही जान लिया था। तो आज हम अपने प्रश्न उत्तरों का रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। पेज नंबर 20 पर अपने पाठ के जो बीच में सवाल है वो शुरू होते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। एक ही प्रश्न है इसका और प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आपको 3 परख नलियां दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? अगर हमें एक लिटमस पेपर दे दिया जाए लाल और हमारे पास 3 प्रश्नावलियां हैं जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं, और तीनों प्रश्नावली में एक में अम्ल है, दूसरे में सार है और तीसरे में जल, अशुद्ध जल है। हमें यह पूछा जा रहा है कि आप कैसे पहचान करोगे कौन सा अम्ल है, कौन सा सार है और कौन सा अशुद्ध जल है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है आश्रित या अशुद्ध जल बोल दिया इसे। तो लाल लिटमस पत्र क्या करता है? वो एक पहली बात तो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल के साथ केवल और केवल नीला लिटमस पत्र वो अभिक्रिया करता है। तो ये जो लाल लिटमस पत्र है ये सार के साथ अभिक्रिया करता है और अपने आप का रंग जो है वो नीला कर देता है। तो हम कहते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला सार होगा। तो 3 टेस्ट ट्यूब में से वो टेस्ट ट्यूब हम अलग कर देंगे जिसमें डुबोने पर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए। तो वो तो अपना हो गया क्षार। अब पीछे 2 बचे जिनमें से एक तो अम्ल है और दूसरा है अशुद्ध जल। हम जानते हैं कि अम्ल सार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो जब हम इस सार को दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करके देखेंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में या परक नली में रंग परिवर्तित हो जाएगा, हम कह देंगे कि ये अपने कौन सा यौगिक है। वो हो गया अम्ल जो सार के साथ क्रिया कर रहा है। और जिसमें रंग परिवर्तन नहीं होगा उसे हम कह देंगे कि ये एक प्रकार का आश्रित या अशुद्ध जल वाला यौगिक है। इस प्रकार टेस्ट ट्यूब ए बी सी इन तीनों को ही हम पहचान कर सकते हैं एक लिटमस पत्र की सहायता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पेज संख्या 24 और इस पेज पर आपके 3 प्रश्न दे रखे हैं और तीनों प्रश्नों के आइए बारी बारी जवाब जानते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। प्रश्न बड़ा सिंपल है, उत्तर भी इतना ही सिंपल है कि दही जो है एक प्रकार का अम्ल है, वो पित्तल और तांबे के बर्तन के साथ अभिक्रिया करके एक विषैला लवण या कह सकते हैं विषैला पदार्थ निर्माण करता है, जिस कारण हम दही या खट्टे पदार्थों को पित्तल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखते, क्योंकि पित्तल और तांबा दोनों ही धात्विक पदार्थ है, धातु या मिश्र धातु है। तो इस वजह से ये उस पदार्थ की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं और विषैला पदार्थ बना देते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। धातु, वैसे धातु की विशेषता 3-4 गुण जानते हैं हम। वो आघात वर्धनीय होती है, अर्थात चोट करने पर धातु को चद्र के रूप में बदला जा सकता है। वो तन्य होती है, चमकीली होती है और ध्वनि उत्पन्न करती है। ऐसी धातु जैसे तांबा, लोहा या फिर जिंक है या चांदी है, ये सारी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ पर हम जिंक का उदाहरण लेंगे। हम कहेंगे जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस गैस की पहचान कैसे करेंगे, तो जब एक जलती हुई मोमबत्ती इस हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस मोमबत्ती में फट फट की आवाज आती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फट फट की आवाज के साथ जलती है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। एक तो बात ये पता चल गई कि कोई धातु यौगिक है जो क्या करता है, एक अम्ल के साथ, कौन सा अम्ल, तनु HCl, इसके साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसके साथ क्रिया करता है। यौगिक नाम नहीं दे रखा, हमें सिर्फ इतना कहा यौगिक है ए। तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, यानी कि एक प्रकार की बुदबुदाहट इस अभिक्रिया में उत्पन्न होगी। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। इससे हमें एक हिंट मिलता है कि जो धातु है, जो भी यौगिक है ए, वो जब अम्ल के साथ HCl के साथ क्रिया करता है तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है और हम जानते हैं कि कोई भी आग को बुझाने का जो काम है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। फिर ये कह रहा है यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है, यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड, चलो एक तो कैल्शियम क्लोराइड है और दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, दो यौगिक है जो उत्पाद में बन रहे हैं, ये तो पता चल गया। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब हमें यह बताना है कि ये यौगिक कौन सा है जो इस तनु HCl के साथ क्रिया कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वह यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। कारण कारण यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही एकमात्र ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl के साथ क्रिया करके CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट ये इसका निर्माण करता है। चलिए
तो इसके लिए हम संतुलित रासायनिक समीकरण भी, ये जैसा आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, इस प्रकार लिख देंगे। और अब हम इसके बाद के जो प्रश्न है वो लेते हैं। पेज संख्या 27 और इस पर जो कुल प्रश्न है वो है 6। चलिए बारी बारी सबका उत्तर लिखते हैं। पहला सवाल है कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। सवाल बड़ा सरल है कि एक तरफ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ये तो जलीय विलयन में अपनी अम्लता प्रदर्शित करते हैं। कारण कारण यह है कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं। वहीं अगर अल्कोहल और दूसरा है ग्लूकोज जैसे यौगिक हैं, वो अम्लता क्यों प्रदर्शित नहीं करते? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ग्लूकोज और ये जो अल्कोहल है, इनमें मुक्त हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित होते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होते, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl और HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा सवाल, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? इसका सिंपल सा उत्तर यह है कि अम्ल जो है उसका जलीय विलयन उस अम्ल को उसके आयनों में विभाजित कर देता है। और जब कोई भी अम्ल आयनों में विभाजित होता है तो वह आयन ही आगे चलकर विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। जब तक आयनों का निर्माण नहीं होगा, विद्युत का चालन भी नहीं होगा। तीसरा प्रश्न, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? देखिए इसका भी जवाब आयनों से संबंधित है, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जब तक जलीय विलयन के साथ संयोजित नहीं होती, अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय विलयन नहीं बन जाता और वो केवल गैस में रहती है तब तक लिटमस पत्र को लाल नहीं कर सकती। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और सार लाल लिटमस पत्र को नीला। चलिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कैसे कौन सा लिटमस पत्र नीला कर देता है अम्ल को, कौन सा है अम्ल या सार। तो याद रखना, नीला लानी। अगर नीला है तो नी का मतलब नीला और ला का मतलब लाल। नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में। तो लानी यानी लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा सार की उपस्थिति में। तो यहाँ पर सवाल था कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? सीधा सा जवाब है क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित होते हैं और इस वजह से लिटमस पत्र के प्रति ये अक्रियाशील होती है। लाल हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में। तो लानी यानी लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा
सार की उपस्थिति में। तो यहाँ पर सवाल था कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। सीधा सा जवाब है क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित होते हैं और इस वजह से लिटमस पत्र के प्रति ये अक्रियाशील होती है। अगला प्रश्न नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए यानी कि जो जल है वो तो रहेगा फर्श पर और जो अम्ल है वो कहाँ रहेगा, अपने हाथों में। तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जब भी अम्ल को जल के साथ मिक्स या मिश्रित किया जाता है तो जल जो है एकदम गर्म हो जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। तो जब जल के अंदर अम्ल डालते हैं तब तो क्या होता है, ये सुरक्षित है कि जल के छींटे उछल भी जाए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब जल को अम्ल के अंदर डालेंगे तो अगर अम्ल का छींटा उछल कर अगर हाथ पांव पर कहीं भी पड़ जाए तो वहां पर बहुत गहरा घाव कर सकता है। तेजाब अम्ल ही तो होता है। तो इसीलिए ये अनुशंसित करते हैं कि जल में अम्ल को मिलाया जाए न कि अम्ल में जल को। चलिए अगला सवाल पांचवा, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। इसका उत्तर कुछ हम इस प्रकार लिखेंगे कि जब हाइड्रोनियम आयन, हमें पता है कि जल में उपस्थित होता है अम्ल के साथ हाइड्रोनियम आयन, तो जैसे जैसे अम्ल को तनुकृत करेंगे तो इस हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी कम होती जाएगी। इसका कारण यह है कि अम्लता कम हो रही है। तनु का मतलब पतला और सांद्र का मतलब गाढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कभी अम्ल को तनुकृत किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती जाती है। अगला सवाल नंबर 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक सारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कोई भी सारक्य पदार्थ मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सार खुद क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन युक्त होता है और जब इसमें कोई सारक्य पदार्थ मिलाएंगे तो और हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है उसे, तो इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ती चली जाएगी। कब? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के सारक मिलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि पेज संख्या 31 पर है। आपके पास दो विलयन है ए एवं बी। हमारे पास दो विलयन दे रखे हैं, ए और बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। एक तरफ विलयन ए है उसके पीएच का मान 6 है और एक तरफ विलयन बी है जिसके पीएच का मान 8 है। ये विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारीय है। हमें इसके लिए पीएच स्केल को समझना पड़ेगा। पीएच स्केल जो कि 0 से लेकर 14 तक होती है, 0 से 7 तक इसके बीच में जो भी पीएच मान है किसी पदार्थ का वो सारे अम्ल है और 7 से आगे लेकर 14 तक जो भी पीएच मान है जिन पदार्थों का वो सारे सार है। तो यहां पर कह रहा है कि जो विलयन ए है उसका पीएच मान 6 है तो 7 से कम है, इसलिए हम कहेंगे विलयन ए जो है वो अम्लीय है। और चूंकि विलयन बी का पीएच मान 8 है जो कि 7 से ज्यादा है, 7 पर उदासीन होता है, तो हम कह देंगे कि जो विलयन बी है वो क्या है, क्षारीय है।
क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा है, 8 है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है तो वो विलयन अधिक अम्लीय होता है, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है तो विलयन कम अम्लीय होता है और क्षारीय होने के चांसेस ज्यादा है। अगला सवाल है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो प्रबलता है क्षार की वो बहुत कम होती है। ये एक प्रकार से दुर्बल क्षार होते हैं। अर्थात कुछ क्षारकीय विलयन ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है। अगला प्रश्न है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड या भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर चौक चौक पाउडर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? हम कहेंगे जब मृदा में पीएच मान कम हो जाए, अर्थात मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए वो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भुजा हुआ चूना या बिना भुजा हुआ चूना या फिर चौक अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। चलिए अब नेक्स्ट है पेज संख्या 36 पर। यहाँ पर 5 प्रश्न दे रखे हैं, चलिए इनका भी आंसर देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2, Ca कैल्शियम, O का ऑक्साइड, Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। और इसका प्रचलित नाम है व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर अंग्रेजी में से बोलते हैं। अगला सवाल, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। हमें उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो हम कह देंगे वो पदार्थ होगा अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये वो पदार्थ होगा जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करेगा। और अभिक्रिया आप देख सकते हैं इस समीकरण में पीछे की तरफ। एक काम करो नहीं, ओके, थोड़ी माइक प्रॉब्लम की वजह से अब ये माइक चेंज करना पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर है धोने का सोडा। धोने का सोडा जो है वो कठोर जल को मृदु जल में बदल देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो अगला सवाल है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaHCO3 के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसको जब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और साथ में जल के अणु भी मुक्त होंगे।
अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका सूत्र जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट रूप, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं CaSO4 प्लस 1/2 H2O। जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु क्रिस्टल जल, ये अपना एक सूत्र बनता है और ये एक प्रकार का जिप्सम है, जिसका जो मूल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसका वापस निर्माण हो जाएगा। तो ये तो थे पार्ट के बीच में से प्रश्न। आइए अब हम चलते हैं पार्ट के पीछे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो। सबसे पहले ऑप्शन वाले सवाल उनको पढ़ते हैं, उसके बाद जो पीछे बाकी व्याख्या वाले प्रश्न होंगे उनको भी पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5, 10। हमने अभी भी कहा था नीला अम्ल लानी सार, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है मतलब वो सारी है और इसका पीएच मान 7 से ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर दे रखे उसमें 7 से ज्यादा मान ऑप्शन डी में है, वो है 10। अगला प्रश्न, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा? कोई विलयन है जो अंडे के पिसे हुए कवच है, अंडे में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट उसका कवच होता है। तो जब इसके पिसे हुए कवच के साथ अभिक्रिया करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, अर्थात CO2 गैस का निर्माण होता है। तो ये विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होगा। अगला प्रश्न, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? अगर सार को डबल कर रहे हैं, 10 का 20 कर रहे हैं, तो इधर अम्ल को भी डबल करना पड़ेगा, अर्थात 8 का 16 ml। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 16 ml। चौथा प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच, जब भोजन करते हैं और भोजन की वजह से अधिक मात्रा में भोजन लेने से अपच हो जाती है, जिसे एसिडिटी भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसके लिए हम एंटा एसिड, यानी कि जो एसिडिटी को कम कर दे उसको कहते हैं एंटा एसिड का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो पांचवे का जो ए है वह कहता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दानेदार जिंक एक प्रकार की धातु है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। तो हम इसकी अभिक्रिया लिखेंगे H2SO4 प्लस Zn बराबर ZnSO4 और H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। पांचवे का बी है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम भी एक धातु है, मैग्नीशियम पट्टी अर्थात धातु की बात हो रही है मैग्नीशियम की। तो अम्ल कौन सा है? तनु HCl। तो तनु HCl को लिख देंगे प्लस Mg, तीर का निशान, MgCl2 प्लस H2 और इसको इस प्रकार से संतुलित कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो एल्यूमिनियम भी एक प्रकार की धातु है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, और जब H2SO4 एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार इसको भी हम संतुलित कर देंगे जैसा बोर्ड पर आप देख रहे हैं। फिर है पांचवे का डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। लोहे का रेतन अर्थात चूर्ण कह सकते हैं उसको हम, और अपना है तनु HCl। तो जब ये आयरन के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन क्लोराइड का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करता है। तो इस प्रकार ये पांचवे के चार ABCD। तो
इस प्रकार पांचवे का ए, बी, सी और डी, इन सबको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं कि अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर आयनित हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज है या फिर अल्कोहल है, ये जल के साथ घुलकर क्या आयनीकृत नहीं होते हैं। तो जब अशुद्ध जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि को घोलते हैं तो ये क्या करते हैं, अगर इनके साथ एक बैटरी, बल्ब और सेल को अगर यहाँ पर ज्वाइंट करें तो हम देखेंगे कि जो तनु अम्ल है, या फिर जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी अम्ल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, नाइट्रिक अम्ल ले लिया, ये सारे के सारे जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज है जो विद्युत के कुछ अलग होते हैं जलीय विलयन में। और ये इस बात का भी साबित करते हैं कि हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? सीधा सा सवाल है। आसुत जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन जो बारिश का जल होता है वो विद्युत का चालन करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि जो आसुत जल है उसमें मुक्त आयनों की अनुपस्थिति होती है। कोई भी तरह का मुक्त आयन उसमें नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम वर्षा के जल की बात करें तो उसमें बहुत सारे अतिरिक्त आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत का चालन कर सकते हैं। अगला सवाल 8वां। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? हम कहेंगे कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल किसी भी प्रकार के आयनों में विभाजित नहीं हो पाता है, इसलिए उसका व्यवहार भी अम्लीय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 विलयनों ए, बी, सी, डी व ई की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होता है। तो चलो पहले विलयन लिख देते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। अब इनके नीचे इनका पीएच मान भी लिख दिया, 4, 1, 11, 7 और 9। अब हमें पूछ रहा है कौन सा विलयन, उदासीन, अम्लीय, सारे सारे पूछ रखे हैं, बारी बारी देखते हैं। 9 का ए उदासीन है, तो हम कहेंगे जो विलयन डी है 7, जिसकी पीएच मान 7 है, वो उदासीन है। फिर पूछ रहा कौन सा विलयन प्रबल सारी है, 9 का बी, तो प्रबल सार वही होगा जिसकी संख्या सबसे कम है, और यहाँ पर सबसे कम विलयन बी की है, वो है 1। तो ये प्रबल प्रबल सारी है पूछ रहा ना, तो सबसे ज्यादा जो पीएच मान होगा वो प्रबल सारी होगा, और जो सबसे कम जिसका पीएच मान होगा वो प्रबल अम्लीय होगा। तो यहाँ पर 11 विलयन जो सी है वो प्रबल सारी है। फिर प्रबल अम्लीय पूछ रहा था, हम कह देंगे विलयन बी है, क्योंकि इसका मान सबसे कम है पीएच में। फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार की बात पूछ रहा है, तो 9 का जो डी है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, जो 7 के क्लोज है लेकिन 7 से कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विलयन ए जो है वो दुर्बल अम्लीय है। और दुर्बल सार की बात करें तो जो 9 नंबर का है वो एक दुर्बल सार हो जाएगा। तो पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आरोही क्रम कुछ इस प्रकार हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज्यादा 1 यानी कि विलयन बी में होगी, और फिर विलयन नंबर 3 के बाद ए, यानी कि 1 में जो है 4, पीएच मान जो 4 है उसके बाद इसकी, फिर 7, फिर 9, फिर 11। इस प्रकार हम इनकी आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का आरोही क्रम बना देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रणाली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। एक प्रणाली है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें ए और बी समान ये प्रणाली, और इसमें समान लंबाई का ही हमें मैग्नीशियम पट्टी लेनी है। प्रणाली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रणाली बी में एसिटिक अम्ल डालिए।
दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? ये सवाल है। हम कहेंगे कि परख नली ए जो है उसमें बुदबुदाहट तेज होगी, क्योंकि जो HCl है एक प्रबल अम्ल है और बहुत जल्दी इसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो विघटित हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन की अधिकता के कारण ही जो अपना परख नली ए है उसमें तीव्रता से या अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। प्रश्न नंबर 11, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। ताजा दूध होता है वो पूरा दुर्बल या फिर उदासीन नहीं होता, वो हल्का सा अम्लीय होता है, और जब दूध का दही बनता है तो उस अम्ल का मान और अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि पीएच मान 6 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा जब दूध का दही बनेगा। अगला सवाल नंबर 12 है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। 12वें का ए है, ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना दिया जाता है? सवाल पूछ रहा है, अगर हमारे पास एक ताजा दूध का पीएच मान 6 से बदलकर क्षारीय क्यों किया जाता है? ताकि लंबे समय तक दूध को खराब होने से बचाया जा सके, क्योंकि अगर दूध में थोड़ा सा भी बेकिंग सोडा मिला देंगे तो उसका क्षारीय मान और ज्यादा बढ़ जाएगा, अर्थात 6 से भी थोड़ा सा 7 की तरफ बढ़ जाएगा इसका पीएच मान, जिससे कि ये लंबे समय तक खराब होने से बच सकता है। और अगला इसका 12वें का बी है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? सीधी सी बात है, दही क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि हमने इसे पहले से क्षारीय कर दिया है थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए इसको अम्लीय बनने में या दही बनने में समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमने बीच में पढ़ा था। इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट रूप। अगर ये आर्द्रता रोधी बर्तन में ना रखा जाए तो ये वायु में जल उपस्थित जल के संपर्क में आकर प्लास्टर ऑफ पेरिस से ये अपना जिप्सम का निर्माण कर देता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रही बात 2 उदाहरणों की, तो इनके 2 उदाहरण कुछ इस प्रकार हो सकता है। पहला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड और जल, लवण और जल बन गए, इधर हमने अम्ल और क्षार लिया। इसी प्रकार इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और फिर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, तो क्षार और अम्ल क्रिया करेंगे, वापस मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बन जाएगा और साथ में जल का निर्माण हो जाएगा। तो ये 2 उदाहरण हो गए। फिर ये कह रहा है कि दोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग बताइए। यहाँ पर हमारे विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, दोने का सोडा, या फिर बहुत सारे ऐसे हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, इनके उपयोग दे रखे हैं। हमें केवल 2 उपयोग पूछे, वो भी किस किस के? एक तो दोने के सोडे का और एक बेकिंग सोडे का। दोने के सोडे को धावन सोडा भी कहते हैं, और कागज उद्योग या फिर ये कौन सा कह सकते हैं हम, अ, कांच उद्योग या फिर साबुन निर्माण, इन सब में ये जो अपना है दोने का सोडा, इसका उपयोग किया जाता है। जबकि बेकिंग सोडे का प्रयोग एक तो बेकरी उद्योग में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में, और दूसरा हम कह सकते हैं अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें भी इस बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। और एक जो कॉमन उपयोग है वो सबके लिए आप लिख सकते हैं, वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हम बेकिंग सोडा और दोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, इन सभी को लैब में कहीं न कहीं काम में जरूर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हो, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो हम इसका एक कॉमन उपयोग लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये अपना एक बोनस पॉइंट है, एग्जाम में चाहे कोई किसी भी यौगिक के बारे में पूछ ले, हम लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। तो ये थे पार्ट नंबर 2 के कुछ प्रश्न जो बीच में से और पीछे पूछे गए थे, और इसी के साथ ये अपना क्लास भी समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा बहुत जल्द एक नेक्स्ट क्लास लेके आऊं, और आप वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड तक, और
अपने साथ छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बनाते रहे, या फिर इसी क्लास को पूरा ध्यान से देखते रहिए और बार बार देखिए ताकि आपको ये सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएं। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।